हम लोग जो है पहला पेपर पढ़ रहे हैं। और बच्चे, पहले पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना की मान्यताएं एवं प्रमुख वाद। तो पहले पेपर का क्या नाम है बच्चे, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जब वाइवा आपका होगा तो एग्जामिनर जो है इससे पूछ सकता है। तो बच्चे, पहले पेपर के अंतर्गत हम लोगों ने जो है पहली इकाई को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। यानी कि पहली इकाई से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग जो है आसानी से कर ले जाएंगे। और साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा दूसरी इकाई को। और दूसरी इकाई में हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास। तो हिंदी आलोचना का विकास जो है हम लोग 3 चरणों के अंतर्गत देखने वाले हैं। यानी कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। समझ में आई बात बच्चा? समझ में आ गई होगी। तो आज की चर्चा में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। क्या पढ़ेंगे बच्चा? शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। और उसके बाद साथियों, मैं लगभग जो है एक क्लास और लेकर आऊंगा, एक चर्चा और लेकर आऊंगा, और आपकी पूरी की पूरी कहानी जो है निपट जाएगी, पूरी की पूरी कहानी समिट जाएगी। और उसके बाद आप जो है परीक्षा में जाना, आराम से जो है चीजों को लिख कर आना। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी आलोचना का विकास, इकाई नंबर 2, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। समझ में आ गई होगी बात बच्चा? आगे बढ़ते हैं, आगे यहां देखोगे बच्चा तो हेडिंग दिया गया है हिंदी आलोचना का इतिहास। क्या दिया गया है बच्चा? हेडिंग दिया गया है हिंदी आलोचना का इतिहास। यानी कि हिंदी आलोचना का क्या इतिहास रहा है उसे हम लोग जो है जानने वाले हैं, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां आप देखोगे बच्चा, यहां बातें यही कही जा रही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मानकर, आधार मानकर, एक तो हम पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, और हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, और शुक्ल के बाद यानी कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। समझ में आई बात? तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मान रहे हैं, और उनके पहले और उनके बाद और उनके ही युग का आलोचना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा, यहां जो है यही बात कही जा रही है जो मैंने समझा दिया। तो कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल को, यहां शुक्ल से आशय है रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के इतिहास का केंद्रीय व्यक्ति, है ना, केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। उनकी उपस्थिति को आधार मानते हुए हिंदी आलोचना के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया होगा। और वो 3 भाग क्या हैं, 3 वर्ग क्या हैं? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। समझ में आ गई होगी बात बच्चा? तो आज की चर्चा इन्हीं इसी जो है इसी को जो है आधार मान के, इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमेगी और इसे जो है निपटा देगी। और फिर एक क्लास और होगी और आपका पहला पेपर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी को पता चल गया कि अब हम लोग जो है शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहां जो है अब हेडिंग पड़ गई है कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। तो यहां भैया बातें कही जा रही हैं कि हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना औपचारिक रूप से भारतेंदु युग में शुरू हुई, किंतु इससे पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल में आलोचना के बीज दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग जो है
औपचारिक रूप से देखें तो आलोचना का उद्भव जो है, आलोचना का विकास जो है भारतेंदु युग में हो रहा है, लेकिन इसके बीज आप देखोगे तो आदि काल में भी दिख रहे थे, भक्ति काल में भी दिख रहे थे और रीति काल में भी दिखाई पड़ रहे थे। समझ में आई बात बच्चा? अगर हम आलोचना की बात करें तो आलोचना का विकास जो है औपचारिक रूप से भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन इसके पहले भी जो है हमें आलोचना के बीज जो है दिखाई पड़ते थे। कहां दिखाई पड़ते थे? तो भैया आदि काल में, भक्ति काल में और रीति काल में। समझ में आ गई बच्चा? समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और भैया लेखन की कला जो है यहाँ इतनी सुंदरता से की गई है, इतने सरलतम शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अगर इसे छोटा सा बच्चा भी देखेगा बच्चा तो वह भी जो है समझ जाएगा, वह भी समझ जाएगा। इतने सरलतम अंदाज में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और बाबू इसके बीज जो है हमें कहां कहां दिखाई देते हैं? आदि काल में दिखाई देते हैं, भक्ति काल में दिखाई देते हैं, रीति काल में दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके बीच जो है पहले कहां कहां दिखाई दे रहे थे। तो यहां दिया गया है आदि काल और भक्ति काल। क्या दिया गया है बच्चा? आदि काल और भक्ति काल। तो आप देखोगे कि इस समय आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं थी, है ना। और मैंने पीछे बताया कि औपचारिक रूप से अगर शुरुआत देखा जाए तो भारतेंदु युग से हो रही है आलोचना की शुरुआत। समझ में आई बात? लेकिन अगर आप देखोगे तो इस समय जो है स्वतंत्र विधा के रूप में आलोचना नहीं थी। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी बात। लेकिन साहित्य में विचार और विरोध की जो है अभिव्यक्तियां दिखाई देती हैं। समझ में आई बात? लेकिन आलोचना के बीज जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह स्वतंत्र विधा ना रही हो फिर भी। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे तो यहां कहा जा रहा है कि कबीर जैसे संत कवियों ने धार्मिक पाखंड, आडंबर, बाह्यचार और आलोचना की। यानी कि जो कबीरदास जैसे संत हैं और भी तमाम संत हैं, वह जो है धार्मिक पाखंडों वगैरह की, तमाम आडंबरों वगैरह की जो है आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आलोचना के बिंदु हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो वही कहा जा रहा है कि भक्ति काल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो कबीर आदि संतों ने जो है क्या किया भैया? जो धार्मिक पाखंड हो रहा था उसकी आलोचना किया, और जो है तमाम जो कुरीतियां वगैरह फैली थी उसको भी जो है, उसका भी जो है इन्होंने आलोचना वगैरह किया। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो आगे यहां दिया गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्शों की व्याख्या कर अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों की आलोचना प्रस्तुत की है। तो आप देख सकते हो कि आलोचना के बीज जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस में देखोगे तो उसमें भैया आदर्शों की व्याख्या कर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है आलोचना प्रस्तुत किया गया है। कैसे किया गया है बच्चे? अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना किया गया है रामचरितमानस में, है ना। तो ये आप देख सकते हो। यह काल धार्मिक और नैतिक आलोचना की भूमिका तैयार करता है। समझ में आई बात? तो ये आपको जो है नोट रखना है। आदि काल और भक्ति काल के अंतर्गत आप देखोगे तो यह काल जो है धार्मिक और नैतिक आलोचना की भूमिका तैयार कर रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग जो है रीति काल में देखेंगे कि आखिर रीति काल के अंतर्गत आलोचना के बीज किस प्रकार से प्रस्फुटित हो रहे हैं, यानी कि उग रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे यहां देखोगे कि इस युग में काव्य को श्रृंगार और अलंकार का प्रधान माना जाता था। यानी कि इस समय जो है काव्य जो है श्रृंगार और अलंकार प्रधान होता था। क्या होता था बच्चा? तो इस युग में जो है काव्य को श्रृंगार और अलंकार प्रधान माना जाता था।
इतनी बात आप सभी ने समझ लिया। यहां आगे आप देखोगे तो आचार्य केशवदास आदि ने जो है काव्य शास्त्रीय विवेचना किया, जो आलोचना का रूप ही था। तो ये आप देख सकते हो कि केशवदास वगैरह जो हैं ये काव्य शास्त्रीय विवेचन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? काव्य शास्त्रीय विवेचन करते हैं, जो आलोचना का ही रूप है। समझ में आई बात? तो आप देखोगे कि यहां जो है आलोचना वगैरह एक स्वतंत्र विधा के रूप में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आलोचना के बीज जो है हमें यहां दिखाई पड़ते हैं। आलोचना के बीज जो हैं हमें यहां दिखाई पड़ते हैं, यहां हमें नजर आते हैं। यहां जो है आलोचना के बीज छुपे हुए हमें मिलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। इतना बात आप सभी समझ लेते हो बच्चा। इतना जब समझ लेते हो तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहां आप देखोगे कि भारतेंदु युगीन आलोचना। कौन सी आलोचना भैया? तो अब हम लोग जो है भारतेंदु युग की आलोचना करेंगे, भारतेंदु युग में आलोचना देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है भैया, आइए देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। तो भैया ये पॉइंट जो है आप जरूर नोट रखे रहना, है ना। हालांकि मैंने जो है इसकी चर्चा बहुत बार की, आप सभी को वैसे ही नोट हो गया होगा। तो बच्चा यहाँ जो है कहा जा रहा है कि हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कहां से माना जाता है, कब से माना जाता है भैया? तो हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ोगे। इस काल में आलोचना मुख्यतः निबंधों, प्रस्तावनाओं, लेखों, पत्रों, भूमिका लेखन आदि के माध्यम से हुई। तो आप देख सकते हो कि इस काल में आलोचना करने का क्या क्या माध्यम रहा, है ना। आलोचना के क्या क्या साधन रहे हैं, उन साधनों को जो है आप देख सकते हो कि इस काल में आलोचना मुख्यतः निबंधों, प्रस्तावनाओं, लेखों, पत्रों, भूमिका लेखन आदि के माध्यम से हुआ। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे बच्चा तो यहां कहा जा रहा है कि भारतेंदु युगीन साहित्य और आलोचना में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता थी। समझ में आई? भारतेंदु युगीन जो साहित्य था या आलोचना थी, उसमें आप देखोगे तो उस आलोचना में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता थी। समझ में आई बात? आगे देखोगे बच्चा तो यहां दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों ने हिंदी भाषा की शुद्धता, परिष्कार और प्रचार प्रसार के लिए आलोचनात्मक लेखन किया। उन्होंने जो है उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के स्थान पर संस्कृत निष्ठ हिंदी को साहित्य की भाषा बनाने की वकालत की। तो भैया आप जो है इसे देख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों ने जो है हिंदी भाषा की शुद्धता, परिष्कार और प्रचार प्रसार के लिए आलोचनात्मक लेखन किया। उन्होंने जो है उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के स्थान पर संस्कृत निष्ठ हिंदी को साहित्य की भाषा बनाने की वकालत की। तो भैया आपको जो है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो है एक बार थोड़ा पीछे करके फिर से देखने का प्रयास जरूर करें भैया, आप सभी को समझ में आ जाएगा। आगे देखोगे भैया तो आगे कहा जा रहा है कि आलोचना का दृष्टिकोण यह था कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक शिक्षा, नैतिकता और सुधार का माध्यम होना चाहिए।
यानी कि अगर आप भारतेंदु युगीन आलोचना या साहित्य को देखोगे तो वहां कहा जा रहा है कि आलोचना का दृष्टिकोण यह था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि बल्कि लोक शिक्षा, नैतिकता और सुधार का माध्यम होना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। और बच्चा इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, इतने सरलतम शब्दों में लिखा गया है कि आपको जो है भुलाए नहीं भूलेगा। एक बार जैसे ही आप पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात। यही कारण है कि इस युग की आलोचना में नैतिकता और उद्देश्य परकता की झलक मिलती है। तो बाबू आप जो है इसे भी देख सकते हो। यहां आगे बढ़ोगे तो आगे दिया गया है आलोचना की भाषा सरल, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक रही है। क्या रही है बच्चा? आलोचना की भाषा जो है सरल, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक रही है। समझ में आई बात। अब भैया आप देखोगे जो इस युग के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि वगैरह हैं, वो लोग जो है किस प्रकार से आलोचना करते हैं, आलोचना के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ जो है पहला नाम आपको दिख रहा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम दिख रहा है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां आप देखोगे कि उन्होंने जो है नाटकों की भूमिकाओं, भाषणों, निबंधों में साहित्यिक विचार प्रकट किए। यानी कि उन्होंने जो है नाटकों की भूमिकाओं, भाषणों और निबंधों में साहित्यिक विचार प्रकट किए। आगे आप देखोगे एक उदाहरण भी यहां दिया गया है कि नाटक नामक निबंध जिसमें उन्होंने नाटक के उद्देश्यों, स्वरूप और समाज में भूमिकाओं की आलोचनात्मक चर्चा की। तो आप देख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है एक नाटक नामक निबंध होता है जिसमें उन्होंने नाटक के उद्देश्यों, स्वरूप और समाज में भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा की है। समझ में आ गई बात। समझ में आ गई होगी। आगे भैया दूसरा नाम आता है। दूसरा नाम है प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की क्या बातें जाननी है तो आप देखोगे हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में दक्ष थे। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं यह हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में दक्ष थे, माहिर थे। जैसे आपने सुना होगा कि 16 गुण संपन्न है, सभी गुणों से संपन्न है, तो वैसे आप देखोगे कि हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में प्रताप नारायण मिश्र जी एकदम दक्ष थे। समझ में आई बात। और बच्चे यहां आप तीसरा नाम देखोगे तो तीसरा नाम दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। और आप देखोगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से गद्य साहित्य और काव्य की आलोचना की। यानी कि आप बालकृष्ण भट्ट के आलोचनात्मक दृष्टि को देखोगे तो आप पाओगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से गद्य साहित्य और काव्य की ये आलोचना करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु युग में जो है आलोचना की जा रही है। पत्रों वगैरह को भी जो है आलोचना का माध्यम बनाया जा रहा है। किस युग में बनाया जा रहा है तो आप कहोगे भारतेंदु युग में। तो उसी प्रकार आप देखोगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका होती है और इसके माध्यम से देखोगे कि गद्य साहित्य और काव्य को जो है आलोचना का माध्यम बनाया जा रहा है पत्र पत्रिका को। तो ये आप देख सकते हो भैया। आगे देखोगे तो यहां दिया गया है कि उन्होंने हिंदी गद्य को विवेचनात्मक आधार प्रदान किया है। किसने किया है भैया? बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी गद्य को विवेचनात्मक आधार प्रस्तुत किया है। बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे यहां आप देखोगे द्विवेदी युगीन आलोचना।
कौन सी आलोचना बच्चे? द्विवेदी युगीन आलोचना। आखिर द्विवेदी युग में आलोचना जो है किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि इस युग का नाम जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आपको पता चल गया कि द्विवेदी युग इसका नाम क्यों पड़ रहा है। तो द्विवेदी युग इसका नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस युग के आधार स्तंभ हैं। तो ये आप सभी ने देख लिया। और आप देखोगे भैया कि उन्होंने न केवल साहित्य का मार्गदर्शन किया, बल्कि आलोचना को भी एक गंभीर और विवेकशील विधा के रूप में स्थापित किया। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने यानी कि द्विवेदी जी ने न केवल साहित्य का मार्गदर्शन किया, बल्कि 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 आलोचना को भी एक गंभीर और विवेकशील विधा के रूप में क्या किया भैया? स्थापित किया। क्या किया भैया? स्थापित किया। आगे देखोगे तो इस युग की आलोचना में साहित्य को लोक कल्याण, समाज सुधार और नैतिकता से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया भैया? तो इस युग की आलोचना में साहित्य को लोक कल्याण, समाज सुधार और नैतिकता से जोड़ा गया। समझ में आई बात? आगे देखोगे तो आलोचना का उद्देश्य रचनाओं के सौंदर्य पर चर्चा करना नहीं, बल्कि यह देखना था कि वह समाज के लिए कितनी उपयोगी है। यानी कि इस युग में आप देखोगे तो इस युग में आप पाओगे कि आलोचना का जो उद्देश्य है वह केवल और केवल रचनाओं की सुंदरता को आंकना नहीं था, बल्कि यह भी देखना था कि वह समाज के लिए कितनी जरूरी है। आलोचना का एक नाम अगर आप और देखने जाओगे तो आलोचना के लिए जो है कभी कभी समीक्षा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। क्या प्रयोग कर लिया जाता है? समीक्षा। और जिसका मतलब देखा जाए तो चीजों की जांच पड़ताल करना। क्या करना भैया? जांच पड़ताल करना, जिसको मैंने आप सभी को पहली क्लास के अंतर्गत बता दिया था कि आलोचना के अंतर्गत हम लोग जो है साहित्य में चीजों को जो है तमाम दृष्टिकोणों से देखते हैं कि साहित्य में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, और उसी आधार पर जो है उसे मनोवैज्ञानिक कहा जाए या सामाजिक कहा जाए या अन्य कहा जाए। तो मैंने जो है पहली चर्चा में आप सभी को बता दिया। तो द्विवेदी युगीन में जो है द्विवेदी युग की आलोचना में आप देखोगे तो वहां यह भी देखा जा रहा है कि समाज के लिए जो है साहित्य कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है। केवल आलोचना ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि आखिर यह साहित्य जो है समाज के लिए कितनी जरूरी है, कितना उपयोगी है। ये भी भैया आप सभी ने देख लिया। आगे देखोगे तो द्विवेदी युग में आलोचना का आधार यह था कि साहित्य नीति परक होना चाहिए। यानी कि आप देखोगे तो द्विवेदी युग में आलोचना का आधार यह था कि साहित्य भैया नीति परक होना चाहिए, उसमें जो है नीति वगैरह विद्यमान होनी चाहिए। आगे देखोगे तो साहित्य को जो है साहित्य को समाज को नैतिक शिक्षा देने वाला साधन माना गया। यानी कि जो साहित्य है वह समाज को नैतिक शिक्षा भी दे। समझ में आई बात? ये हो गया। आगे देखोगे तो आलोचना में उन रचनाओं को सराहा गया जो समाज की बुराइयों पर चोट करती थी। उन रचनाओं को जो है सराहा गया, यानी कि पीठ थपथपाया गया, उत्साहित किया गया, बधाई दिया गया। समझ में आई बात? तो उन रचनाओं को आशीर्वाद दिया गया जिसके माध्यम से समाज की बुराइयों को जो है, समाज की बुराइयों पर जो है चोट मारा गया, चोट किया गया। समझ में आई बात? तो जैसे उन रचनाओं ने बाल विवाह पर चोट किया, या पर्दा प्रथा पर चोट किया, या स्त्री शिक्षा की कमी वगैरह को उसने उजागर किया, या जातिगत भेदभाव आदि पर जो है
प्रहार किया। तो ऐसी रचनाओं को क्या किया जा रहा है भैया, द्विवेदी युग में सराहा जा रहा है। द्विवेदी युग में ऐसी रचनाओं को सराहा जा रहा है जिसमें जो है इन सब कुरीतियों पर जो है चोट किया जा रहा हो। समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे बच्चा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना में भाषा की शुद्धता को महत्व दिया। इस युग में आलोचना केवल भावना आधारित नहीं थी, बल्कि उसमें तर्क भी था, उसमें जो है विवेक भी था, उद्देश्य का भी जो है समावेश था। आलोचक यह सोचते थे कि रचना समाज के लिए क्या संदेश दे रही है। तो आलोचक लोग जो है यह भी सोचते थे कि आखिर जो आलोचना है वह समाज को क्या संदेश दे रही है, या समाज को जो है क्या संदेश देना चाह रही है। इतनी बात बच्चे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो आगे जो है अब द्विवेदी युग के जो प्रमुख लेखक, रचनाकार, आलोचक, कवि वगैरह हैं, उन्होंने जो है आलोचना के क्षेत्र में क्या क्या विचार वगैरह प्रकट किया उसको हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर आ जाएंगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन आ जाएंगे भैया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएंगे। और आप देखोगे तो आलोचना को दिशा देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे। और आगे देखोगे कि उन्होंने जो है तुलसी, सूर, कबीर जैसे कवियों की रचनाओं पर आलोचनात्मक निबंध लिखे। समझ में आई बात। तो आप देखोगे आलोचना को दिशा देने वाले द्विवेदी युगीन ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। और इन्होंने जो है तुलसीदास हो गए, सूरदास जी हो गए, कबीर दास जी हो गए, और भी कवि हो गए जिनकी रचनाओं पर जो है इन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखा। समझ में आ गई होगी बात बच्चा। आगे यहाँ एक हेडिंग और दी गई है कि द्विवेदी युगीन आलोचना की सीमाएं। द्विवेदी युगीन आलोचना की क्या क्या सीमाएं थी, यानी कि क्या क्या बंदिशें थी, क्या क्या पाबंदियां थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां आप पाओगे कि आलोचना जो है अत्यधिक नैतिकतावादी और आदर्शवादी थी। आप देखोगे तो द्विवेदी युगीन आलोचनाओं की क्या सीमाएं थी, क्या उसमें जो है बंदिश लगाई जाती थी। तो आप देखोगे तो इस काल की आलोचना जो है, इस युग की आलोचना जो है अत्यधिक नैतिकतावादी थी, आदर्शवादी थी, जिससे लेखक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या कल्पना शक्ति को कम महत्व मिलता था। जैसे आप देखते हो बहुत सारे लेखक जब लेख लिखते हैं, अपना साहित्य लिखते हैं, अपना ग्रंथ लिखते हैं, तो उसमें जो है कपोल कल्पित कल्पनाएं भी भर देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि नैतिकतावादी और आदर्शवादी आलोचना इस समय थी, तो इससे आप देखोगे कि लेखक जो है अपनी आलोचनात्मक जैसे लेखन में कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं भर पाता था। तो ये आप देख सकते हो। आगे देखोगे तो द्विवेदी जी के अनुयायी कभी कभी जो है बिना सोच विचार के उनके विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते थे। यानी कि जो है किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां आ रहा है कि द्विवेदी जी के जितने भी फॉलोवर थे, जितने भी अनुयायी थे, वह अगर द्विवेदी जी कुछ कह देते थे तो उसी को आंख बंद करके अंतिम सत्य मान लेते थे, उसी को सही जो है मान लेते थे। इतनी बात जो है आप सभी ने समझ लिया। आगे बढ़ोगे बच्चा, तो आगे यहां दिया गया है द्विवेदी युगीन आलोचना का महत्व। क्या दिया गया है भैया, महत्व। महत्व क्या था, तो इस युग ने जो है हिंदी आलोचना की बुनियाद रखी। इस युग ने
हिंदी आलोचना की क्या की भैया, बुनियाद रखा। आगे देखोगे तो आलोचना को एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और समाजोन्मुखी विधा का रूप दिया। तो महत्व क्या क्या हो रहे हैं ये भी भैया आप सभी देख लो कि आलोचना को जो है एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और समाजोन्मुखी विधा का रूप दिया। आगे आने वाली शुक्ल युगीन आलोचना की राह जो है इसी युग से तैयार होती है ना, इसी युग से जो है तैयार हुई। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया। तो आपने जो है आज शुक्ल पूर्व आलोचना जो है समाप्त कर